आपने पार्किंसन के हमारे पिछले वीडियो में इसके इलाज के बारे में जाना, लेकिन फिर बहुत सारे दर्शकों के सवाल आए कि क्या पार्किंसन का सर्जरी या शल्य चिकित्सा होता है। आपके तमाम सवालों का जवाब पुनः डॉक्टर शाहबाज अनीस दे रहे हैं। बारंबार हमारे चैनल पर नए वीडियो को देखने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर करें। कई सारे हमारे दर्शकों ने पूछा है कि डॉक्टर साहब क्या पार्किंसनिज्म की बीमारी का कोई शल्य चिकित्सा से उपचार है, क्या कोई सर्जरी है ऐसी जिससे हम अपने मरीजों को ठीक कर सकते हैं। कई बार देखा गया है कि मरीज़ दवाई खाते रहते हैं पर कोई भी कुछ खास फ़ायदा नज़र नहीं आता। तो ऐसे मरीजों के बारे में या ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो एक शल्य चिकित्सा पार्किंसनिज्म के रोगी में की जाती है वो उसका नाम है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सन 2002 में अप्रूव हुआ था एज एन एडजेंक्टिव ट्रीटमेंट। एडजेंक्टिव ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि दवाइयाँ तो देनी ही देनी है, साथ साथ हमें सर्जरी करानी है। और देखा गया कि ऐसे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन देने पर मरीजों की अकड़न, उनके कंपन और उनका जो धीमापन था ये काफ़ी हद तक इनमें सुधार हुआ है। हम कैसे मरीजों में डीप ब्रेन स्टिमुलेशन दे सकते हैं? तो हम सारे पार्किंसंस के रोगी में डीप ब्रेन स्टिमुलेशन नहीं दे सकते। हमें मरीजों का चुनाव करना पड़ता है कि कौन से मरीज़ हमारे लिए उपयुक्त हैं जिनमें हम DBS दे सकते हैं। तो DBS में किया क्या जाता है कि हम दिमाग के स्कल के नीचे ऊपर से एक इलेक्ट्रोड डालते हैं दोनों साइड से, जो इलेक्ट्रोड मस्तिष्क के ग्लोबस पैलिडस और सबस्टेंशिया नाइग्रा और सबथैलेमिक न्यूक्लियस में रखा जाता है और वहाँ से एक तार जुड़ी होती है जो कि पेसमेकर की भांति हमारे छाती के चमड़े के नीचे रखी होती है और उस पेसमेकर मशीन को हम मैनुअली जैसे रिमोट चलाते हैं वैसे हम चला सकते हैं। तो ये एक ऐसी मशीन है जिसमें एक पहले इलेक्ट्रोड प्लेस की जाती है और उस इलेक्ट्रोड की वायर को चमड़े के नीचे गर्दन से होते हुए छाती के चमड़े के नीचे रखी जाती है और उस मशीन को हम एक कंट्रोल से, रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट कर सकते हैं, बाहरी कंट्रोल से ऑपरेट कर सकते हैं और ये बैटरी से चालित कंट्रोल है। अब प्रश्न ये होता है कि कौन से मरीज़ में हमें DBS करनी चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल जवाब ये है कि जो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के व्यक्ति हैं वो 70 साल से कम उम्र की होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिनमें दवाइयों के बाद भी पार्किंसंस के जो लक्षण हैं उनमें कोई सुधार नहीं दिखता है, ऐसे व्यक्ति जिनमें डोपामीन से अच्छा खासा असर पाया जाता है, ऐसे रोगी में हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन नहीं करते हैं। पता है कि यह एक शल्य चिकित्सा है तो इसमें हमें एक इलेक्ट्रोड ब्रेन के अंदर डालना पड़ता है, तो इसमें पूरी सर्जरी इन्वॉल्व होती है। न्यूरो सर्जरी विभाग इन्वॉल्व होता है। जिस भी अस्पताल में न्यूरो सर्जरी का विभाग विकसित है हमें वहीं कराना चाहिए और इलेक्ट्रोड को डालना, उसे फिर चमड़े के नीचे से ला करके उसे छाती के आगे भाग में फिर प्लेस करना, ये एक महत्वपूर्ण काम है। इसमें ब्लीडिंग का खतरा रहता है, इसमें इस लीड को लगाना, लीड को निकालने में इन्फेक्शन होने के चांसेस बने रहते हैं और इन सब के अलावा यह एक महंगा अफेयर है, ये एक महंगा प्रस्ताव है। कई बार मरीज़ हमें बोलते हैं कि क्या हमें मेडिकल थेरेपी की तरफ जाना चाहिए या हमें ऑपरेशन करवाना चाहिए। तो मेडिकल थेरेपी का मतलब है कि जब हम पेशेंट को दवाइयाँ देते हैं, लिवोडोपास दवाइयाँ देते हैं, और ऑपरेशन का मतलब है कि जब हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करते हैं। रिसर्च से पता चला है कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन और मेडिकल की थेरेपी दोनों ही मुख्य रूप से बराबर काम करती हैं। हम ऑपरेशन वैसे व्यक्ति में, वैसे मरीजों में प्रेफर करते हैं जिनमें मेडिकल थेरेपी से हमें कम फ़ायदा मिलता है। ऐसे मरीजों में नहीं करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति, ऐसे मरीज़ जिनमें याददाश्त की बीमारी है पहले से, जो भूलते हैं चीज़ों को या उन्हें डिमेंशिया है, मेडिकल टर्म में हमें डिमेंशिया बोलते हैं उसे, ऐसे व्यक्ति में हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनमें पार्किंसंस के जैसी बीमारियां हैं, पार्किंसंस डिजीज़ नहीं है और पार्किंसंस के जैसी बीमारी है, जैसे उनके कुछ नाम गिनाना चाहूँगा। मेडिकल भाषा में उन्हें मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी बोलते हैं, CBS जैसे कि कॉर्टिकोबेसल डिजेनरेशन नामक बीमारियां हैं या प्रोग्रेसिव सुप्रानिकुलर पॉल्सी नामक बीमारियां हैं। ऐसी बीमारियां हैं, ये ऐसी बीमारियां हैं जो पार्किंसंस से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। पार्किंसंस के लक्षण इस बीमारियों में दिखते हैं पर ये प्योरली पार्किंसंस डिजीज़ नहीं है। ऑपरेशन से पहले हमारे सभी मरीजों को बताना चाहूँगा कि एक शब्द है जो ऑपरेशन, उसके नाम से एक हमारे मन में डर या भ्रांति आ जाती है कि ये ऑपरेशन कैसा होगा, ये हेड की सर्जरी है, न्यूरो सर्जरी है।
दिमाग को खोल कर किया जाएगा ऑपरेशन। तो उसके बारे में एक और मैं एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि यह बिल्कुल दिमाग को पूरी तरह खोल कर नहीं की जाने वाली सर्जरी है। दिमाग में छोटे छोटे 2 होल किए जाते हैं ऊपर से, और उन होल के माध्यम से हम मैं एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि यह बिल्कुल दिमाग को पूरी तरह खोल कर नहीं की जाने वाली सर्जरी है। दिमाग में छोटे छोटे 2 होल किए जाते हैं ऊपर से, और उन होल के माध्यम से हम जो इलेक्ट्रोड है उसे ग्लोबस पैलिडस जो कोशिकाएं हैं दिमाग की, या सबस्टेंशिया नाइग्रा या सबथैलेमिक न्यूक्लियस, वहाँ पर उन इलेक्ट्रोड्स को हम रख देते हैं, और उस इलेक्ट्रोड्स का जो वायर होता है, जो उसकी तारें होती हैं, उसको इस स्कल के स्किन के नीचे से, चमड़े के नीचे से ला करके हम जैसे पेस मेकर का जो मशीन इम्प्लांट की जाती है छाती के ऊपर में, वैसे ही इसे इम्प्लांट किया जाता है। और यह मशीन बिल्कुल बैटरी से संचालित होती है। समय समय पर इसकी बैटरी चेंज की जा सकती है, और इसे हम बाहरी यंत्र से भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसका रिमोट कंट्रोल बाहर की तरफ होता है। उससे हम देखते हैं कि ये हमारा मरीज़ कितना एक्टिव है, कितना स्वचालित है, कितने उनकी अकड़न कम हुई है, कितनी उनके हाथों की कंपन कम हुई है। ऐसे तो कई सारे लिटरेचर हैं जिनमें कहा गया है कि जो ऐसे व्यक्ति जो धूम्रपान करते हैं, या जिनमें यूरिक एसिड की मात्रा बड़ी मिलती है, या ऐसे व्यक्ति जो कि धूम्रपान करने वाले यूरिक एसिड बढ़े हुए व्यक्ति, उनमें पार्किंसंस रोग कम मिलता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऐसे कि हम लोगों को कहते फिरें कि भाई आप धूम्रपान करिए, उससे फिर फेफड़े की बीमारी बढ़ेगी। जो लोग के अंदर यूरिक एसिड बढ़ा मिलता है, रिसर्च में देखा गया कि ऐसे व्यक्तियों में पार्किंसंस डिजीज़ कम मिलता है। पर अगर हम ऐसा छोड़ देंगे तो फिर गाउट की समस्या फिर अलग उत्पन्न हो जाती है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे रोगी जो शुरू में कॉफ़ी की मात्रा अधिक कंज्यूम करते हैं, उनमें भी देखा गया कि पार्किंसंस की बीमारी कम होती है।